हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे जरूर देखें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। उसी मजे के साथ और इंटरेस्ट के साथ बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखो, इस चैप्टर का मतलब क्या है। स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। स्ट्रेटजी का मतलब होता है प्लानिंग और इनहेंसमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना। किसे इंक्रीज करना? फूड की प्रोडक्शन को। फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने वाली प्लानिंग को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। समझ आ गया? देखो, प्लानिंग फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्टिविटी। प्लानिंग फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्टिविटी, जो फूड की प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करना है। देखो, सपोज गाय है, गाय 1 लीटर दूध दे रही है। अब हमें क्या करना है? उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है, दूध की क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो देखा होगा ना, इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, गाय के इंजेक्शन लगा देते हैं जिसकी वजह से दूध ज्यादा निकले। समझ आ रहा है? वो भी क्या है? स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का पार्ट, एक एग्जांपल है। समझ आ गया? चलो, इसमें नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्टिविटी। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्टिविटी। अब फूड की प्रोडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज करते हैं, कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, इसमें आता है एनिमल हस्बेंड्री। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल। मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल्स। थर्ड, देखो, मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल्स के अंदर 2 आते हैं, तो यहां पे लिख देता हूं मैं। इसमें आएगा डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। फोर्थ, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। फिफ्थ, एनिमल ब्रीडिंग। सिक्स्थ, बी कीपिंग। बी कीपिंग को हम बोलते हैं, बी कीपिंग को बोलते हैं एपी कल्चर। सिक्स्थ, फिशरिंग। फिशरिंग के अंदर 2 आते हैं। फिशिंग में एक आता है पीसी कल्चर और एक आता है एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर। एट्थ,
MOET। समझ आ गया। देखो ये मेथड से इंक्रीज करने के, फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के मेथड से सारे। मैंने फर्स्ट क्या बताया, एनिमल हस्बेंड्री, सेकंड मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल, इसमें दो आते हैं। एक आएगा डेयरी फार्म मैनेजमेंट, यानी कि जो दूध को प्रोड्यूस करते हैं उसे मैनेज करना, उन एनिमल्स को मैनेज करना। इसके बाद पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, जो अंडे वगैरह देते हैं, हमें मीट देंगे, उसे मैनेज करना। एनिमल ब्रीडिंग, बी कीपिंग को बोलते हैं एपीकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट आएगा फिशरिंग। फिशरिंग में दो आते हैं, एक आएगा पीसी कल्चर और एक एक्वाकल्चर। एक है MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। समझ आ गई। ये सारे के सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस टू इंक्रीज quality and quantity of livestock। देखो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है टू इंक्रीज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइवस्टॉक। जो जानवर है उनकी क्वालिटी को क्वांटिटी को इंक्रीज करना क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना और उनकी क्वांटिटी को इंप्रूव करना। देखो गाय दूध देगी, सपोज 1 लीटर दूध दे रही है, हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर दूध दे, तो उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और जितना अच्छा हमारे पास गाय बछड़ा जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी प्रोडक्शन देगा। समझ आ गया। तो इसका मतलब यही है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है हमें क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, उसे इंप्रूव करना है। क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। समझ आ गया। देखो इसके अंदर नेक्स्ट आता है 70% ऑफ इन इंडिया एंड चाइना। बट यहां पे आता है एक पॉइंट, बट कंट्रीब्यूट ओनली 25%। कंट्रीब्यूट ओनली 25%। समझ आ गया। देखो 70% कहां पर पाया जाता है, लाइव स्टॉक सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होती है, गाय बछड़े वगैरह। कहां पे पशुपालन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, पशुपालन सबसे ज्यादा होता है इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर। कहां पर होता है, इंडिया में और चाइना में। 70% इंडिया और चाइना के अंदर है, लेकिन कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, पूरी वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करते हैं ओनली 25%। एम्स और नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट दे दिया था कि 70% लाइव स्टॉक इन इंडिया एंड चाइना बट कंट्रीब्यूट ओनली 25%, स्टेटमेंट दिया था। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना था कौन सा है। समझ आ रही है। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से स्टेटमेंट दिए जाते हैं नीट के अंदर, और बोर्ड के लिए तो मैं बता रहा हूं 1 बाय 1 स्टेप वाइज। समझ आ गया। चलो इसके बाद सेकंड
मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स, फार्म एनिमल्स। अब मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल्स को मैनेज करना है। इसमें फर्स्ट मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम बात करेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, देखो डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी का पता है मिल्क की प्रोडक्शन, जो एनिमल मिल्क की प्रोडक्शन करेंगे उसे हमें मैनेज करना है, ठीक है। उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने को क्या बोलते हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो मैं लिख देता हूं यहां पर डेयरी फार्म मैनेजमेंट का मतलब होता है अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। मिल्क देने वाले जानवरों की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव करना, उसे मैनेज करना क्या कहलाता है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट कहलाता है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, यहां पे लिख देता हूं, देखो इसके एग्जांपल, ठीक है, गाय और बकरी इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट थर्ड आता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का मतलब डेफिनेशन लगभग सेम ही है। इसमें वही a method of increasing and improving quality and quantity of meat and egg laying animals, ठीक है। डेफिनेशन लगभग सेम है, इसकी भी सेम और इसकी भी सेम, बस इसमें हमें मैनेज करना है जो मिल्क देंगे, मिल्क देने वाले एनिमल्स को हमें मैनेज करना है, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी को इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें अंडे देंगे, अंडे मांस वगैरह देंगे, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव करना है, उन एनिमल्स को की क्वालिटी को हमें इंप्रूव करना है। समझ आ गया। देखो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, टर्की बर्ड इसका एग्जांपल हो जाएगा। और क्या एग्जांपल हो जाएंगे, मिल्क देने वाले काऊ, गोट, ठीक है, काऊ, गोट एंड बफेलो इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनिमल ब्रीडिंग। थर्ड क्या है, फोर्थ एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में क्या है, एनिमल ब्रीडिंग
a method of increasing quality of breed to yield to increase yield of their product, to increase yield of their product। एनिमल ब्रीडिंग में देखो, ब्रीडिंग का मतलब होता है मीटिंग कराना। क्या कराना? मीटिंग कराना। जैसे मीटिंग कराते हैं ना, बोलते हैं गाय हरी करा दी, भैंस हरी करा दी, देसी भाषा में बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? एनिमल ब्रीडिंग बोलते हैं। जो अच्छी क्वालिटी का भैंस होगा, अच्छी क्वालिटी का भैंस होगा, उसे अच्छी क्वालिटी की गाय के साथ ब्रीड करा देंगे, मीटिंग करा देंगे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एनिमल ब्रीडिंग। उससे क्या होगा? क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। जिस बंदे के अंदर, जिस लड़के के अंदर, जिस भैंस के अंदर क्वालिटी अच्छी होगी और जिस गाय के अंदर क्वालिटी अच्छी होगी, दोनों को मीटिंग कराएंगे, जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा? अच्छी क्वालिटी का होगा। समझ आ गई? उसी को बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में आगे आता है अब एनिमल ब्रीडिंग के अंदर दो आते हैं। एनिमल ब्रीडिंग में फर्स्ट है इनब्रीडिंग, दूसरा आता है आउट ब्रीडिंग। देखो इनब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो यहां पर बताऊंगा टेबल की फॉर्म में। अभी तक जो मैंने बताया समझ आ गया? ठीक है। एक तरफ लिख देता हूं मैं, इनब्रीडिंग, एक तरफ आउट ब्रीडिंग। देखो इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग बिटवीन closely relative breed, not closely relative। इसके अंदर होता है हैव कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 5 years। यहां पे क्या होगा? यहां पे नो कॉमन एंसेस्टर, नो कॉमन एंसेस्टर up to 4 to 5 years। बट यहां पे एक पॉइंट आता है, बट may have same breed, but may have same breed। देखो इनब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग किसके अंदर आते हैं? एनिमल ब्रीडिंग के टू टाइप्स हैं, इनब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटिव इंडिविजुअल्स। जो क्लोजली रिलेटिव होंगे उनके बीच में मीटिंग कराना, क्रॉस कराना क्या कहलाता है? इनब्रीडिंग। नाम से पता लग रहा है इन और ये आउट, ठीक है। आउट का मतलब है नो क्लोजली रिलेटिव, रिलेटिव्स में नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? रिलेटिव्स में शादी नहीं होगी, ठीक है, अलग अलग बंदों में शादी होगी। उनका 4 से 5 साल की जनरेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। देखो नेक्स्ट लाइन में मैंने वही लिखा है, हैव कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 5 years। यानी कि जो इसके पूर्वज हैं, इस वाली टर्मिनोलॉजी का अकॉर्डिंग जो इनके पूर्वज हैं वो 4 या 5 साल से रिलेटिव्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हैव नो कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 5 year। यहाँ पे 4 से 5 साल के अंतराल में कोई भी क्लोज रिलेटिव नहीं है। समझ आ गई? कोई भी पूर्वज
क्लोजली रिलेटिव यहां पर नहीं है, समझ आ गया। लेकिन यहां पर लिखा बट में है कॉमन, बट में है सेम ब्रीड, सेम ब्रीड हो सकते हैं, सेम ब्रीड हो सकता है, पर लेकिन उनका जनरेशन से कोई लेना देना नहीं होगा, ब्रीड सेम हो सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं कि हमेशा सेम होंगे, हो सकते हैं, समझ आया। चलो अब देखो आउट ब्रीडिंग के अंदर 3 आते हैं। आउट ब्रीडिंग में आउट ब्रीडिंग के अंदर आते हैं 3, फर्दर क्लासिफाई किया गया है। इसमें फर्स्ट है आउट क्रॉसिंग, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग, थर्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आउट ब्रीडिंग को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 3 कैटेगरी में फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है आउट ब्रीडिंग का। देखो डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर। फर्स्ट में क्या है, सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। सेम ब्रीड होंगे इसमें बट नो कॉमन एंसेस्टर होगा। इस वाली कैटेगरी में क्या करेंगे, इस वाली कैटेगरी के अंदर हम लेंगे एक सुपर मेल। देखो सपोज ये क्या है, हमने ले लिया सुपर मेल, ये है सुपर मेल, और यहां पर ये है सुपर फीमेल, सुपर फीमेल। दोनों के बीच में क्रॉस कराया, दोनों के बीच में क्रॉस कराने के बाद जो बच्चा होगा वो क्या होगा, जो यहां पर इनका चाइल्ड होगा वो भी क्या होगा, सुपर होगा एकदम, ठीक है। क्या होगा, सुपर होगा। यहां पर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होता है डिफरेंट ब्रीड। इसमें क्या होगा, डिफरेंट ब्रीड, ब्रीड ही डिफरेंट होगा इसके अंदर, इसके अंदर ब्रीड ही डिफरेंट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देखो मैं क्रॉस करा देता हूं यहां पर, डंकी और एस के बीच में ये क्या है, ये है फीमेल और ये है मेल। डंकी और एस के बीच में मैंने क्या करा, क्रॉस कराया, डिफरेंट ब्रीड है, डंकी अलग है और गधा अलग है। घोड़ा और गधे के बीच में मैंने क्रॉस करा दिया, ठीक है। घोड़े गधे के बीच में क्रॉस कराने के बाद ठीक है, घोड़े और गधे के बीच में क्रॉस कराने के बाद क्या बनेगा, एक नई जनरेशन बनेगी, एक नया बंदा निकले, इसे बोलते हैं हम म्यूल। क्या बोलते हैं, म्यूल। इसका भी एक और एग्जांपल है क्रॉस ब्रीडिंग का, वो मैं यहां पर बताया था उधर साइड में। क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल बीकानेरी एप्स और मरीन रेंज के बीच में क्रॉस करा देंगे तो क्या बनेगा, एक जनरेशन बनती है, इसे बोलते हैं हिजार्डेल। देखो आउट क्रॉसिंग को फर्दर डिवाइड किया है 3 कैटेगरी के अंदर। आउट क्रॉसिंग
क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो आउट ब्रीडिंग का क्या है, सेम ब्रीड हो सकते हैं लेकिन नो कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 5 ईयर, 4 से 5 साल के अंतर्गत में कोई भी उनका एंसेस्टर नहीं होगा, कोई भी पूर्वज नहीं होगा। इसमें क्या है, सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, इस वाले में डिफरेंट ब्रीड। ठीक है, यहाँ पे सेम ब्रीड है और यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड है। यहाँ पर हॉर्स हॉर्स के बीच में क्रॉस कराएंगे या फिर डंकी डंकी के बीच में क्रॉस कराएंगे, और यहाँ पर हॉर्स और डंकी के बीच में क्रॉस करा दिया। ठीक है, एक मेल एक फीमेल, तो क्या बना, म्यूल बना, अलग ही कैटेगरी बन गई। अब यहाँ पे देखो क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर हमने सुपर मेल सुपर फीमेल को कराया, ऐसा मेल जिसकी क्वालिटी अच्छी है और ऐसी फीमेल जिसकी क्वालिटी अच्छी है, दोनों को मीटिंग करा दी। मीटिंग कराने के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो जो चाइल्ड होगा वो भी क्या होगा, सुपर होगा। ये कैसे कराएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ये रहा, बीकानेरी एव्स और मरीन रेंज के बीच में क्रॉस कराने के बाद एक नई प्रजाति बनती है जिसका नाम है हिजारडेल। क्या है, हिजारडेल। समझ आ गया, ये था एनिमल ब्रीडिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इतना समझ आ गया। इसमें से ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बस बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं या फिर नीट के अंदर इसमें स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट जैसे अभी मैंने बताया था आउट ब्रीडिंग के अंदर, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस क्या क्या है, देखो क्रॉस किस किस के बीच में कराएंगे, डंकी और हॉर्स के बीच में कराया तो म्यूल आएगा, उसमें मेल फीमेल कौन सा होता है, हॉर्स फीमेल, डंकी मेल होता है, ये पूछ लिया जाता है नीट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच में क्रॉस कराया, ये भी नीट के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये भी नीट के अंदर पूछा गया और ये एम्स के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हिजारडेल के लिए किस किस के बीच में क्रॉस कराया जाता है और ये किस कैटेगरी में आता है। नीचे ऑप्शन दिए थे आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो किसमें आता है, इन ब्रीड आउट क्रॉसिंग या फिर क्रॉस ब्रीडिंग में, किसमें आएगा, क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर आता है। ये समझ आ गया। चलो इस बार नेक्स्ट बात करेंगे बी कीपिंग। बी कीपिंग को क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। बी कीपिंग का दूसरा नाम क्या होता है, पीसी कल्चर। इसका मतलब ही वही है, डेफिनेशन लगभग सेम ही है सबके अंदर। बी कीपिंग के अंदर क्या करेंगे, अ मेथड ऑफ maintaining hive and improve the quality and quantity of honey। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ हनी को इंप्रूव करना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे कलेक्शन ऑफ हनी। हनी को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। हनी को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं भाई, क्या रीजन है हनी को कलेक्ट करने का, क्योंकि इसका क्या काम होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और ये मेडिसिन के अंदर भी यूज होती है। दूसरा इसका यूज क्या है, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, कॉस्मेटिक या फिर पॉलिशिंग के लिए भी। ठीक है, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए वैक्सिंग वगैरह कराते हैं ना, वैक्स कराते हैं, तो वो क्या है, इसका प्रोडक्ट है, हनी बी का प्रोडक्ट है जो वैक्सिंग वगैरह कराते हैं, और मेडिसिन में भी यूज होती है और न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छा सोर्स माना जाता है। समझ आ गया। देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट मोस्ट कॉमन इंडियन हनी
हनी बी, मोस्ट कॉमन इंडियन हनी बी को बोलते हैं एपिस इंडिका। क्या नाम है? मोस्ट कॉमन इंडियन हनी बी को बोलते हैं एपिस इंडिका। अब देखो क्या मेथड्स का यूज करेंगे इसे मेंटेन करने के लिए, बी कीपिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, स्टेप्स ऑफ, अब आता है यहां पर स्टेप्स ऑफ बी कीपिंग। बी कीपिंग के स्टेप्स की बात करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। देखो इसमें क्या, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले शुड हैव नॉलेज अबाउट बिहेवियर ऑफ हनी बी। देखो हनी बी के बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाते हवा में तार घुमा दिया फिर हाथ घुमा दिया और हाथों में शहद आ जाएगा, ऐसा नहीं है। काट लेती है ना, बड़ा जबरदस्त दर्द होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, उसके बिहेवियर के बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो ये है। सेकंड आता है, सेकंड सिलेक्ट स्पेसिफिक और सुइटेबल लोकेशन। देखो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी कि सुइटेबल लोकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी पेड़ अपना बी कीपिंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। इसके बाद क्या करेंगे, मेंटेनिंग ऑफ हाइव, और इसके बाद क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ हनी। ठीक है, जो मधुमक्खी का छत्ता है उसे मेंटेन करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कौवा आ गया और उसे तोड़ के चला गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसे मेंटेन करना भी जरूरी है। उसके बाद शहद को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने यूज में लेकर आएंगे। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट आता है 6 फिशरिंग। देखो फिशरिंग का मतलब मैंने अभी बताया था वही होता है, सेम, लगभग डेफिनेशन लगभग सेम ही है। इसके अंदर क्या, अ मेथड ऑफ increasing quality and quantity and yield of fishes। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एक मेथड है जिसके अंदर हम फिशेस की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव करेंगे ताकि फिश की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। और फिश की प्रोडक्शन होने के बाद क्या करेंगे, कैचिंग, प्लस। ठीक है, सबसे पहले तो फिश की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना जरूरी है। फिश की प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद क्या करेंगे, उसे कैच करेंगे। कैच करने के बाद उसे सेल कर देंगे, बाजार में बेच देंगे, फिर खाने के लिए यूज कर लेंगे। समझ आ गया? देखो फिशिंग मैंने बताया 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, क्या बताया मैंने, टाइप्स 2 होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पीसी कल्चर और एक होता है एक्वा कल्चर। देखो पीसी कल्चर का मतलब होता है ओनली फिश, सिर्फ फिश की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो क्या कहलाएगा, पीसी कल्चर। एक्वा कल्चर का मतलब होता है फिश के साथ साथ फिश प्लस अदर एक्वेटिक एनिमल। ठीक है,
यहाँ पर फिश के साथ साथ अदर एक्वेटिक एनिमल को भी हम मेंटेन करेंगे, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पर ओनली फिशेस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। इसके बाद इसके अंदर एक टर्म आती है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन देखो एनसीईआरटी के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में तो दिया है, लेकिन ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं दिया। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन है वही सेम है ब्लू रिवॉल्यूशन की, बट वो प्लांट के लिए और ये फिशेस के लिए। फिशेस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का एक मेथड और स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं। समझ आ गया? चलो बस मैं यहां पर इतना लिख देता हूं। यहां पर ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए था? फॉर फिशेस। किसके लिए? फिशेस के लिए था। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, फिशेस क्या होती है? टू टाइप्स की, एक फ्रेश वाटर और एक मरीन वाटर। एक होते हैं फ्रेश वाटर और एक मरीन वाटर। देखो फ्रेश वाटर का एग्जांपल क्या आएगा? फ्रेश वाटर का एग्जांपल हो जाएगा कटला एंड रोहू। कटला एंड रोहू इसके एग्जांपल हो जाएंगे। कैसे याद करोगे? फक्र याद रखना। क्या? फक्र। ठीक है, RCF फक्र यहां पे आ जाएगा। इसका एग्जांपल इस तरह से याद हो जाएगा, कटला एंड रोहू। इसके अलावा जितने भी होंगे सारे कहां पर आएंगे? मरीन वाटर के अंदर आएंगे। कौन कौन से हैं? मरीन वाटर में आएंगे एग्जांपल, यहां पे आ जाएगा HSPM, हस्पीएम। क्या आ जाएगा? हस्पीएम। H का मतलब हो जाएगा हिल्सा, इसमें सार्डिस, पोम्फ्रेट, मार्कलेट। ठीक है, समझ आ गई? हस्पीएम से याद हो जाएगा, हस्पीएम से हिल्सा, सार्डिस, पोम्फ्रेट, मार्कलेट। और ये हो जाएगा फक्र से कटला एंड रोहू। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। समझ आ गया? अपना लास्ट टॉपिक बचता है MOET। क्या है? MOET। MOET का मतलब होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और नीट में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, नाम से पता लग रहा है मल्टीपल ओव्यूलेशन यानी कि ओवम की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ओवम जनरली एक होगा। ओवम जनरली क्या होता है? मंथ में एक रिलीज होता है। इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, और उस ओवुलेशन को फर्टिलाइज कराने के बाद उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे, उसे बोलते हैं मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। समझ आ गया? देखो ओवुलेशन की प्रोडक्शन इंक्रीज करी, अब ओवुलेशन को फर्टिलाइज करा, फर्टिलाइज करने के बाद 8 से 16 से 32 सेल स्टेज, अब उसे हमने अदर मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसे बोलते हैं मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। देखो डायग्राम का अकॉर्डिंग बता देता हूं। अब यहां पर देखो, ये मैंने बना दी यहां पर, ठीक है, इसे समझ लो। काव बना दिए मैंने यहां पर।
अब देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक इंजेक्शन लगाया, इसके अंदर मैंने क्या किया, इंजेक्शन लगाया। इस इंजेक्शन में क्या है, FSH। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो इस गाय के अंदर मैंने एक इंजेक्शन लगाया जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH का मैंने क्या क्या इंजेक्शन लगा दिया। अब FSH का इंजेक्शन लगाने से क्या होगा, इसका नाम क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, फॉलिकल ग्राफेन फॉलिकल, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवम की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अब इंजेक्शन लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 8 से 16 एग बनेंगे, 8 से 16 एग बनेंगे। अब 8 से 16 एग बन गए। अब 8 से 16 एग बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसका या तो हम क्या करेंगे, इंसेमिनेशन कर सकते हैं, या तो हम इसका कर सकते हैं इंसेमिनेशन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में मैंने बताया था ना, इंसेमिनेशन बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी, ठीक है। 8 टेक्निक जो मैंने बताई थी वो सेम यहां पर यूज करेंगे, इंसेमिनेशन। या फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सरोगेसी मदर, ठीक है। सरोगेसी मदर जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल मतलब एग को फर्टिलाइज कराने के बाद उस मदर के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसे सरोगेसी बोलते हैं, ठीक है। 2 तरीके से कर सकते हैं, पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कराएंगे, इन सारे एग्स को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराएंगे और ट्रांसफर कर देंगे सरोगेसी मदर के अंदर, ठीक है। समझ आ गया। जिसकी वजह से क्या होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ एनिमल इंक्रीज, ठीक है। अब पूछोगे नीट के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के अंदर ओवम की क्वांटिटी कितनी बढ़ा दी जाती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये था, कितनी, ये वाला पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आया, देखो नीट के अंदर भी आया और एम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितने बढ़ाए गए थे। ऑप्शन में दिया था 8 to 16, 6 to 16, 4 to 16, इस तरह से ऑप्शंस दिए थे। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, एग की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया गया था, ठीक है, कौन सा हार्मोन दिया गया था उसे, ये क्वेश्चन में दिया था। तो कौन सा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस तरह के काफी सारे हार्मोन ऑप्शंस में दे दिए थे। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थर्ड, MOET की फुल फॉर्म, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये भी नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहां से पूछ लिए गए हैं नीट के अंदर। स्टेटमेंट देगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट पूछ लेगा, डायरेक्ट भी पूछ सकता है और स्टेटमेंट देके भी वो पूछ सकता है। समझ आ गया। तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।